अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान, मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको खबर देंगे, आफ्ताब सुल्तान कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन होंगे। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान के नाम पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत की गई। इत्तेहादी जमातों से भी सलाह मशवरे किए गए। इत्तेफाक राय के बाद नाम वफाकी काबीना में पेश किया गया। आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक फैसलाबाद से है। उन्होंने पुलिस में करियर का आगाज 1977 में बतौर ASP पंजाब किया था। साबिक नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में DGIB के ओहदे पर रह चुके हैं। आफ्ताब सुल्तान से पहले जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल चेयरमैन नैब के ओहदे पर तैनात थे। इसी पर हम बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फवाद साहब, आफ्ताब सुल्तान को लगा दिया गया है नैब चेयरमैन, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि कोई भी ऑनरेबल आदमी इस निज़ाम में और इस तरीक़ाकार से कोई भी ओहदा लेने को तैयार नहीं है। लिहाजा सिर्फ वो लोग अपॉइंट होते हैं जिनकी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जो जानबदार हैं और जो इनके एक फैमिली मुलाजिम के तौर के ऊपर इनको सर्व करना चाहते हैं। तो पहले तो आप ये याद रखें, इस निज़ाम से जो भी लगेगा उसकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, उसकी कोई अपनी इज्जत नफ्स नहीं होगी और वो सिर्फ इनको खुश करने के लिए लगेगा। तो बुनियादी मकसद था शरीफ फैमिली का इख्तियार में आने का, वो था ही ये कि हम नैब के केसेस से अपने आप को कैसे बचाएं। पहले इन्होंने नीचे के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तब्दील किए, फिर नैब के लॉ को तब्दील किया और अब राजा रियाज जैसे एक नाम में हाथ लीडर ऑफ पोजीशन के साथ मिलकर अपने एक फैमिली मेंबर को नैब का चेयरमैन लगा दिया। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि आफ्ताब सुल्तान साहब DGIB से नवाज शरीफ की और उनको 2 दफा एक्सटेंशन दी बिल्कुल, और वो शरीफ फैमिली के बिल्कुल क्लोज घर के आदमी समझे जाते हैं। हम इस तैनाती को मुस्तरद करते हैं और ये केसेस पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस वक्त पेंडिंग है। अभी जो नैब का लॉ है वो भी वहाँ पे पेंडिंग है और इंशाअल्लाह ताला मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ आफ्ताब सुल्तान को मैं कहना चाहता हूँ, आप ये तैनाती एक्सेप्ट ना करें। आप इस प्रोसेस के जरिए आएंगे, आप कंट्रोवर्शियल रहेंगे, आप तैनाती एक्सेप्ट ना करें। अगर आप करेंगे तो हम आके आपको रिमूव करें। फवाद साहब, आपको नहीं लगता कि आप लोग असम्बली में नहीं थे, नैब का ये कानून में तरमीम होना, फिर जाहिर है जिस तरह राजा रियाज वहाँ पर मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में उनसे मुशावरत होना, क्या लगता नहीं है कि PTI को इसका नुकसान हुआ है? कोई नुकसान नहीं है। PTI जो है वो पार्लियामेंट में हो ना हो अवाम में है और अल्टीमेट आर्बिटर जो है वो अवाम फैसला करते हैं। जैसे अभी उन्होंने पंजाब में फैसला किया है, तहरीक इंसाफ जो है जैसे हम पहले ही कह चुके हैं एक मकबूला असम्बली का हिस्सा हम क्यों बने। जाहिर है कि हम चाहेंगे कि ऐसा मामला हो कि जिसमें एक इस तरह से आप जो है वो पार्लियामेंट हो जो एक आज़ाद हो। अगर हम होते भी तो वहाँ पे उन्होंने एक जाली अक्सरियत से ये सब कुछ कर लेना था, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं। और आप ये समझते हैं कि पहले नैब को गैर फाल करना, फिर आफ्ताब सुल्तान को कौमी एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन लगाना, तो नैब तो अब किसी काम का रहा नहीं है? नैब किसी काम का नहीं रहा। मकसद भी इनका इक़्तिदार में आना यही था कि नैब को किसी काम में ना रहा। 1100 अरब रुपए से ज्यादा के केसेस जो हैं तो नैब की जुरिसडिक्शन से हटा दिए गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप नैब की क्या है। ठीक है, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे और ये उनका कहना है तो आप सुल्तान को कौमी एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन लगाना, उनको खुद ही तैनाती कबूल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नैब को गैर फाल किया गया, उसके बाद आफ्ताब सुल्तान को लगाया गया चेयरमैन, जो कि बहुत करीबी शख्स हैं शरीफ फैमिली के, उससे ये पता चलता है कि क्या इनके अज़ाइम है, किस तरीके से ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो सारे मामलात हैं उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। इसी में बात करेंगे सिद्दीक साजिद से, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद। सिद्दीक, बताइएगा अब ये नोटिफाई कब तक होगा और कब तक ये तमाम जिम्मेदारियां संभालेंगे आफ्ताब सुल्तान? जी, चूँकि वफाकी काबीना ने असूली मंजूरी दे दी है आफ्ताब सुल्तान के नाम की, तो अभी जो है वो वजारत कानून इंसाफ की जानब से इनका नोटिफिकेशन जो है वो आज या कल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। हमने अब से थोड़ी
पहले जो है वो बात की नए जो चेयरमैन है आफ्ताब सुल्तान से, तो उनसे हमने सवाल किया कि तरजीहात क्या होगी, तो उन्होंने कहा जी मैं तो किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करूंगा, साफ और शफाफ जो एहतसाब है उसको यकीनी बनाऊंगा। इस हवाले से ये भी आपको बता दूं कि इखलाक तारड़, बशीर मेमन, आफ्ताब सुल्तान का नाम भी शामिल था उस लिस्ट में, जो कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान जिसके ऊपर डिस्कशन हुई थी, और आखिरकार पीपल्स पार्टी पे जो है एग्री किया, उन्होंने आफ्ताब सुल्तान के नाम पर किया, बल्कि फिर उन्होंने कहा कि हम ही इसको तजवीज़ करते हैं इस नाम को। नासिर खोसा का नाम भी था वज़ीर आज़म की जानब से, जो कि साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं, लेकिन जो इत्तफाक़ राय हुआ वो आफ्ताब सुल्तान के नाम पर हुआ। और इसके ऊपर फिर वज़ीर आज़म ने, आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों लाहौर में जो इत्तेहादियों के साथ मीटिंग की उसमें भी इनका नाम सामने लाया गया, वहाँ पर भी किसी ने जो है वो मुखालफत नहीं की। अभी मरीम औरंगज़ेब के इजलास के अंदर से ही ये बात सामने आ गई है। कल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद आगाह करने के लिए। और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि मुल्क में एहतिसाब नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। है या फर्क क्या देखें जी, अब तो एहतिसाब रहा ही कोई नहीं ना, अब तो वैसे ही रसिया भट्ट का नावल रह गया। एहतिसाब में क्या रह गया? कुछ भी नहीं है। एहतिसाब खत्म हो गया जब तक सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट नहीं करती। अब तो एहतिसाब किस चीज का कोई करेगा? सारे केस इनके खत्म हो गए जिनके एहतिसाब के थे, और नए केस बनने नहीं है। ये दांत ही निकाल दिए हैं, तो नैब जिंदा रहे या मरे क्या? इलेक्शन कमीशन ने पीपी 7 रावलपिंडी में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसले में कहा धांधली और बेकायदगी साबित नहीं हुई। दरख्वास्त गुजार बेज़ाब्तगी के शवाहिद भी ना दे सका। दोबारा गिनती के लिए खातिर खास सबूत भी फराहम नहीं किए जा सके। हल्के के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार सिर्फ 49 वोटों के फ़र्क से कामयाब करार दिए गए थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने 1516 वोट मुस्तरद भी किए। पीपी 7 में वोटों की दोबारा गिनती नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई उम्मीदवार शब्बीर ऐवान ने दायर की थी। पीटीआई उम्मीदवार की जानिब से 21 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती की इस्तदा की गई। दौरान समाअत दोनों जमातों के उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसले में कहा धांधली और बेकायदगी साबित नहीं हुई। दरख्वास्त गुजार बेज़ाब्तगी के शवाहिद भी न दे सका। दोबारा गिनती के लिए खातिर ख्वास सबूत भी फराहम नहीं किए जा सके। हल्के के ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार को सिर्फ 49 वोटों से कामयाब करार दिया गया था। रिटर्निंग अफसर ने 1516 वोट मुस्तरद किए। आरओ ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद की, जिस पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पीटीआई उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज ही केस पर समाअत की। समाअत मुकम्मल होने पर फैसला कुछ देर के लिए महफूज किया गया, जिससे बादअज़ां सुनाते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। और अब बात करेंगे पीपी 7 रावलपिंडी में रीकाउंटिंग की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। पीटीआई उम्मीदवार सदाकत अब्बासी फैसले पर फट पड़े। फैसले को मुकम्मल जानिबदाराना करार दिया। फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने जानिबदारी की तमाम हदें पार कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ना जाने किसके कहने पर जानिबदार बना हुआ है। फैसले को आज ही हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। सिर्फ 21 पुलिस स्टेशन में रीकाउंटिंग मांगी थी। वो इलेक्शन कमीशन ने जो एक शुरू से इनकी जानिबदारी है हमारे खिलाफ, बिल्कुल बायस्ड हैं पीटीआई के खिलाफ। तो अगर कोई 2 नंबरी नहीं है, अगर कोई फ्रॉड नहीं है, तो क्यों हमें हमारे बुनियादी कानूनी हक से हमें डिनाई किया जा रहा है? और लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जो है ये वाज़े जानिबदारी कर रहा है। पता नहीं किसके ऑर्डर हैं। कोर्ट में तो हमें ये लगा था, दलाइल में तो ये लगा था कि वो हमारे हक में फैसला देंगे। तो ये जो कुछ भी हुआ, आरओ ने हमारी दरख्वास्तें रिजेक्ट की, बग़ैर हमारे कैंडिडेट के वकला को सुने हुए रिजेक्ट की। और ये तो थी आज का फैसला। अभी हमने ये फैसला किया, हमारी लीगल टीम अब मशावरत के बाद हाई कोर्ट में जाएगी और इंशाल्लाह ये सीट पीटीआई की है, हम जाने नहीं दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।